आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत ही सुंदर विषय, लॉ ऑफ नेचर, व्यवस्थित शक्ति। ये देखिए कि जो दुनिया चलती है उसको, दुनिया को हम कुदरत कहते हैं, और इस कुदरत को संचालन करने वाला कौन है? वो किसी कानून के तहत संचालित होती है, उसको लॉ ऑफ द नेचर कहते हैं। लॉ ऑफ द नेचर दो तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक लॉ ऑफ नेचर होता है, नेचुरल लॉ ऑफ नेचर। एक होता है इंडिविजुअल, यानी जो जीवित प्राणी है उस पे लागू होने वाला लॉ ऑफ द नेचर है। तो देखिए, जो प्राकृतिक लॉ ऑफ द नेचर है उसके अनुसार समय पर जो है सूर्य उगता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर चंद्रमा उगता है और समय पर चंद्रमा जो है फिर वापस अस्त होता है, यानी सूर्योदय होता है। और नदी दो तटों के बीच में बहती है और सारी जो नदी नाले हैं वो जाकर के समुद्र के अंदर गिरते हैं। और जैसा हमारा ये सूर्य है, ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य है, अनेकों गैलेक्सी है, अनेकों तारे हैं, अनेकों ग्रह है। और ऐसा बताया जाता है कि अभी मूल रूप से जो जन्म, जो जीव का जो कहना चाहिए कि जीवन है, लाइफ है, वह लाइफ केवल जो है पृथ्वी पर ही है और दूसरे मंगल ग्रह पे अंदेशा है। और जो है वो चंद्रमा पर तो लाइफ को बनाने की कोशिश की जा रही है, वह ऑक्सीजन ले जाया जा रहा है इत्यादि है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी का यानी लोक के अंदर तो जीवन जो है वह ऑलरेडी स्थापित है अनादि अनंत काल से। और जहाँ जीवन स्थापित है वहीं पर ये लॉ ऑफ द नेचर लागू होता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। हम जेनेटिक व्यू पॉइंट से बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि वेयर देयर इज ए सेल देयर इज लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। और जो एक सेल होती है वो अपने आप में पूरा पावर हाउस होता है। हर जीवित प्राणी का शरीर जो है वो सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है
औदारिक शरीर शेल्स के द्वारा बना होता है। और ये जो मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसका शरीर 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और एक कोशिका अपने आप के अंदर पूरा पावर हाउस होती है। और एक कोशिका के केंद्र के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में, मनुष्य के एक क्रोमोसोम के अंदर 24 जो है वो हमारे जो है कहना चाहिए 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जो है वो सेल के अंदर, और हर क्रोमोसोम्स के अंदर जो है जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। एक सेक्स का क्रोमोसोम होता है और इन क्रोमोसोम्स के जो बने होते हैं वो डीएनए, आरएनए और जीन्स के बने होते हैं। ये एक्टिव जीन्स ही जो है हमारे शरीर का संचालन करते हैं। और इस तरीके से जहाँ पर जो कहना चाहिए कि जीवन है वहीं पर जो है सारा ये व्यवस्थित शक्ति संचालन करती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा संचालन जो है वो कैसे, व्यवस्थित शक्ति कैसे संचालन करती है, वो आज हमारा विषय होगा। कुदरत के बारे में तो हमने कई बार सुना है, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के बारे में सुना है, क्योंकि वो सनातन सत्य का अंग होता है। हम आपको सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। इस जन्म के अंदर अगर नींव लग जाती है तो आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे ये नींव मैच्योरिटी की तरफ जाकर के और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हो। आप स्वयं भगवान बन के सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो सकते हो। तो हम उस आज व्यवस्थित शक्ति की बात करेंगे। व्यवस्थित शक्ति व्यक्तिगत रूप से काम करती है और ये कुदरत है, उसका एक विभाग है, उसका नाम व्यवस्थित शक्ति है। और कुदरत तो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण करती है। और इसीलिए आज का विषय हमारा लॉ ऑफ द नेचर है। पूरा ब्रह्मांड है वो लॉ ऑफ द नेचर के ऊपर चलता है, कुदरत के कानून पे चलता है, एक व्यवस्था से चलता है। हम व्यवस्थित शक्ति की बात करें तो ये व्यवस्थित शक्ति जो है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, पंच समवाय के आधार पर होती है। या काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के पर आधारित होती है। तो जो है वो क्या होती है कि देखिए कि हमारा जो है ये काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति जो है उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव के माध्यम से वो काम करती है। तो ये क्या है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसकी हम व्याख्या करना चाहेंगे कि देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे बाल कटवाने हैं, काफ़ी बढ़ गए, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने भाव किया। और जो भाव होता है वो भाव तो क्या आयुष्य कर्म पर निर्धारित होता है। और आयुष्य कर्म के निर्धारण का अलग अलग फॉर्मूला होता है। वो जीवन के अंदर एक बार ही निर्धारित होता है। तो वह भव सुधारो भव सुधरेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। तो उस भाव को सुधारने पर ही हमारा भव सुधरता है, क्योंकि भाव और भव का संबंध होता है। इसीलिए हमें हमेशा जो है शुद्ध भावों में रहना चाहिए, शुद्ध भावों की प्रस्तुति होनी चाहिए। और भाव के बारे में बात करूं तो मैं अशुद्ध भाव, शुभ भाव और तीसरा शुद्ध भाव, ये 3 कैटेगरी होती है। अशुभ भाव जो होता है वो तो व्यक्ति को जो है नरक की ओर ले जाने वाला है, वो गति की दुर्गति कराने वाला होता है। तो इसीलिए जो है हम अशुभ की बात नहीं करते हैं, शुभ की बात करें तो वह शुभ भाव कौन से हैं कि मन, वचन, काया की हर शुभ प्रवृत्ति होती है, वो शुभ भाव होते हैं। वो धार्मिक क्रिया कराती है, जैसे मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, समाई करना है, संवर करना है, संन्यास लेना है, त्याग करना है, पचकान लेना है। ये मन, वचन, काया की और
मन से अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, वचन से आपको मीठा हितकारी बोलना है, आपको जो तंतीली भाषा नहीं बोलनी है, और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना है। तो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति होती है ये पुण्य और पाप से जुड़ी होती है। हर शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है, और वह पुण्य हमको अगले जन्म में या तो मनुष्य गति में ले जाता है या देव गति में ले जाता है। पुण्य पाप से जुड़ा हुआ जो है हमारा ये कुल धर्म होता है। मन वचन काया को शुद्ध करने की बात होती है, सुधारने की बात होती है, और जो है उसकी शुभ प्रवृत्ति की बात होती है। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, अगर हम जो है मनुष्य गति या देव गति में भी जाते हैं, मान लिया कि वो अच्छी गति है, लेकिन ये पुण्य पाप और ये गति है, ये भी संसार का भ्रमण करना है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों जो है लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी के रूप में कही गई है। एक जो है बहुत वीआईपी व्यक्ति है, उसको जो है वो एक कैदी के रूप में किसी सब सुविधा से लैश करके और नज़रबंद किया जाता, और एक बेचारा सामान्य व्यक्ति उसको सोने की बेड़ी जो है वो राजनीतिक ये पहुंचा हुआ व्यक्ति, उसको सोने की बेड़ी लगाई जाती है, लेकिन बेचारा एक साधारण व्यक्ति है, उसको लोहे की बेड़ी लगा के काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये चाहे वो सोने की बेड़ी वाला बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है या लोहे की बेड़ी वाला सामान्य व्यक्ति है, लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर तो वो है तो कैदी के कैदी है। इसीलिए जो है हमारे को चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों संसार को बढ़ाने वाले हैं। पुण्य पाप दोनों को काटना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम चाहे मनुष्य गति या देव गति को जाएं, तो मनुष्य गति को भी जाते हैं तो वो 100-150 साल तक रहते हैं, देव गति तक जाते हैं तो कम से कम जो है 10,000 ईयर्स, अधिकतम 33 सागरोपम, जो कि बहुत बड़ी उम्र होती है, कई भव हमारे हो जाते हैं। यानी इतना फिर इंतज़ार करना पड़ता है मुक्ति के लिए, मोक्ष जाने के लिए। तो एक तीसरा होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके अंदर जो है हम हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है या कुछ हमारी समझ है, उसको जो है विजन कहते हैं। उस विजन के अंदर हम दो बातें फिट कर देते हैं। वो दो बातें क्या है? वो उसका सारांश है कि मैं कौन हूँ और इस जगत का संचालक कौन है। सम्यक ज्ञान को बिठा दिया जाता है, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन ये हो गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुछ भी सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक मेरे साथ, हर व्यक्ति के साथ में जो भी घटित होता है, वह जो है वो मैकेनिकल मोड से होता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। वह तो हम पीछे से लेके आए हैं, उसके हिसाब से जो हमने पिछले जन्म में भाव डाले थे, इस जन्म में वो आज हमारे द्रव्य कर्म बने हैं, और उसी के अनुरूप हमारा उदय और प्रारब्ध होता है। यानी ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, हमारी उसके अंदर फेर बदल करने की, करेक्शन देने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। करेक्शन तो हम पिछले जन्म में दे सकते थे, या अगले जन्म का करेक्शन हम इस जन्म के अंदर दे सकते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा। लेकिन जो है, जो चल रहा है, वो तो ऑटो मोड से, वो भुगतान है, वो हिसाब है, वो परिणाम है। तो इसीलिए जो मैकेनिकल मोड है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये कुदरती रचना है, इसका संचालन कुदरत के हाथ है, उसको हमें टच नहीं करना, उससे मुक्त रहो। तो हम मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। अवस्था का मतलब वो विनाशी है, टेम्परेरी है, वो आने वाली है, वो जाने वाली है, स्थायी नहीं है। तो वो सारी अवस्थाएं जो है
कुदरती रचना मानते हुए चले जाते हैं तो संभाव की स्थिति पैदा होती है। ये दो चीज़ें हमने आर्ट ऑफ द विजन अपनी समझ के अंदर फिट कर दी और उस पर पूरा जन्म, ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर उसके ऊपर कार्य करते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक काम हम ये करते हैं कि हमारी पूरी समझ का जो एक गेट है कर्ता भाव, वहाँ पे हमने परमानेंटली जो है रेड क्रॉस लगा करके और खतरा लिख दिया, यानी हमको जो है कर्ता नहीं बनना है। वही आज का विषय है कि मैं और दुनिया का कोई प्राणी कर्ता नहीं हो सकता है। किसी को कर्ता बनने की न तो पावर है, न योग्यता है, न पावर ऑफ द अटॉर्नी है। कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है जो संजोग के अधीन काम करती है और वो संजोग जो है कुदरत जुटाती है। तो इस तरीके से हमारा ये काम होता। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के घटकों के आधार पर ये हमारी व्यवस्थित शक्ति काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो है मेरे को भाव हुए कि मेरे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे बाल कटाने हैं। तो मैंने भाव किया और मैं घर से निकल पड़ा। रात दिन जो है जिस दुकान से मैं कटाता हूँ उस दुकान पे गया। तो एक तो कर्ता के रूप में, द्रव्य के रूप में मानिए, तो जो नाई है वो द्रव्य रूप में था। तो मैंने वहाँ पहुँच के देखा कि द्रव्य यानी नाई घर खाना खाने गया है और क्षेत्र हो गया नाई की दुकान व कुर्सी जिस पर के बैठ करके बाल काटे जाते हैं, तो वो क्षेत्र हो गया। क्षेत्र पे पहुंच गया मैं, द्रव्य खाना खाने हुए गया था। और काल का मतलब ये है कि अभी जो भी दुकान खुली है तो इसका मतलब वो समय हो गया जिस पे कटाया जाना हो, और भाव में करके आया था। तो अब इसमें फिर भी क्योंकि वो नाई उपस्थित नहीं है तो वो मेरा काम नहीं हुआ। और मेरे पे एक प्रेशर भी था कि घर में मुझे बहुत ज़रूरी काम करना। पूछा गया कि भाई वो नाई कब आएगा, क्या वो आधा घंटे से आएगा, और 4 लोग पहले लाइन में बैठे हो। तो मैंने देखा कम से कम जो है 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि घर पे ज़रूरी काम था। मैं लौट के आ गया, मेरा काम नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? क्षेत्र और जो है काल और ये भाव ये तो काम कर रहे थे, द्रव्य नहीं था। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं वापस गया तो वही प्रक्रिया मैंने भाव किया, दुकान पे चला गया और दुकान खुली थी, यानी काल भी काम फेवर कर रहा था और नाई भी बैठा था, भीड़ भी नहीं थी। मैं तुरंत आया और कुर्सी पर बैठ गया, मेरे बाल काट दिए और वह द्रव्य भी फंक्शन में आ गया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलते ही तुरंत मेरा काम हो गया। तो दुनिया में जितने भी काम होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों के मिलने से ही होता है। एक भी अगर मिसिंग होता है तो वो कार्य नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ने भाव किया कि मुझे करोड़पति बनना है, तो भाव करने से उन्होंने भाव के आधार पर फैक्ट्री लगा दी। तो अब वो भाव करने वाला व्यक्ति मनुष्य था, उसके भाव भी हो गए और फैक्ट्री लगाई। क्षेत्र जो है मैं भी वो मतलब फैक्ट्री जिस स्थान पे लगाई वो क्षेत्र हो गया। और लेकिन वो मेहनत करता रहा, लेकिन अभी तक उसका काल पका नहीं है। तो काल नहीं पकने के यानी 5 साल हो गए, काल पका नहीं है, फिर भी वो करोड़पति नहीं बना। इसका मतलब काल मिसिंग था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से काल मिसिंग था, तो वह व्यक्ति अपना कार्य पूरा नहीं कर सका, या जो कहना चाहिए वो करोड़पति नहीं बन सका। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से ये कोई एक भी मिसिंग होता है तो काम नहीं होता है। काम को पूरा करने के लिए चारों का हाजिर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों मिलकर के व्यवस्थित शक्ति है और वही
मनुष्य की हर एक्टिविटी का जो है वह संचालन करते हैं और संचालित होते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज का जो विषय है वह ये है कि जो है कुदरत का कानून जो है और वो और व्यवस्थित शक्ति के आधार पे होता है। व्यवस्थित शक्ति से कुदरत का कानून बनता है और कानून से सब कुछ संचालन होता है। कई बार क्या होता है, हम उस कानून को मानते नहीं हैं, उस कानून को नहीं मानते, अवहेलना करते, हमारे अहंकार के वशीभूत, तो ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं खुद हूँ, मैं सारा भुगतान करने वाला, ये घर मैंने बनाया और मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ और मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका बाप हूँ। ये सारी बातें हम करने लग जाते हैं। ये घर मेरा है, ये घर मैंने बनाया, बच्चों को मैंने पैरों पर खड़ा किया और मैं बड़ा लेखक बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया और मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, इतना रुपया कमा लिया। तो ये सारा जो है वो कर्ता भाव आ जाने से जो है हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को खड़ा कर देते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कर्ता तो है, व्यवस्थित शक्ति होती है, तो उस कर्ता के कारण जो है वो हमें जो है वो सारा जो है कार्य होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्ता जो है वो व्यवस्थित शक्ति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलती है। उसको हम काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति भी कह सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक लड़का है जो 10th की परीक्षा में बैठ करके 10वीं पास करता है, तो सबसे पहला काल का मतलब वो 15 साल का हो गया। बोर्ड के जो है नियम के अनुसार 10वीं में बैठ सकता है तो वो काल हो गया। और स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता है 10वीं की पढ़ने में और 10वीं की योग्यता के मुताबिक वो है तो वो स्वभाव है। और तीसरा कर्म मतलब उसका भाग्य जो है वो काम करता है तो वह उसका भाग्य के कारण वो कर्म काम करता है। वो और जो है द्रव्य जो है काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ वो खूब मेहनत करता है, मेहनत करके वो पढ़ाई करता है और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और लेकिन उसको परीक्षा देना है। मॉर्निंग के अंदर 10वीं की परीक्षा देने जाना है तो 10वीं की परीक्षा देने पर क्या होता है कि रात में उसको तेज ज्वर हो जाता है 105-10 डिग्री का। तो उस ज्वर के कारण जो है वह दूसरे दिन मॉर्निंग में परीक्षा के अंदर हाजिर नहीं हो सकता। एब्सेंट रहने से जो है वह परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। प्रथम स्थान तो पाना दूर रहा, वो तो अयोग्य घोषित हो गया। तो इसके अंदर नियति ने उसको रोका, यानी काल, स्वभाव, पुरुषार्थ जो है वो तो काम कर रहे थे, नियति मिसिंग की नियति को मंजूर नहीं था तो वो काम नहीं होता है। कई बार हम खूब मेहनत करते हैं और हम मानते हैं कि हमने योग्यता के अनुरूप कार्य किया और कार्य के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सब हमने पूरे किए, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है क्योंकि नियति मिसिंग होती है। और कई बार क्या होता है कि नियति काम करती है लेकिन आम का पेड़ है, सब कुछ खाद दी जा रही है, पेड़ पानी दिया जा रहा है, जलवायु है, हवा है, लेकिन आम तो 12 साल में ही पकता है। लेकिन हम तो 5 साल के बाद ही कहे कि मुझे तो कैरी और आम मिलना चाहिए, तो क्योंकि उसका समय पका नहीं, काल पका नहीं है, तो आपको आम कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब काल उसके अंदर मिसिंग होता है। तो ये काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये जब पांचों इकट्ठे होते हैं, समवाय इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के और ये हमारा कोई भी कार्य होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कुदरत का कानून क्या है, कि कुदरत का कानून ये है कि कुदरत व्यवस्थित शक्ति के द्वारा संचालित होती है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। तो इसीलिए हमें अपने आप को जीवन में कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए।
जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, ज्ञान ले लेते हैं, तो हमें परमानेंटली जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, उसके ऊपर परमानेंटली जैसे पावर हाउस के ऊपर रेड जो है वो क्रॉस लगा दिया जाता है, खतरा लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है कर्ता भाव के इस जो है वो प्रोसेस को मत खोलो। अगर खोल दिया तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये बंद रहेगा तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो विजन में आपने फिट कर रखा है, उसका धीरे धीरे कुदरती रचना सोचते सोचते, देखते देखते, भुगतान परिणाम हिसाब पूरा होते होते वो जो है आपका जो है वो प्रारब्ध और उदय के अधीन जब पूरा होता जाएगा, तो सारा वाश होने के बाद के अंदर केवल आत्म तत्व मौजूद रहेगा और आपका जो लिंग शरीर कार्बन शरीर कहिए अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, तो आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।